जय श्री राम। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गूढ़ विषय के बारे में बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति हम सब जानते हैं 2 जून को कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप सोच रहे होंगे, इस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें 12 लग्नों के ऊपर किस तरह इसके प्रभाव को देखना चाहिए वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में क्या खास होने वाला है? आज का ये वीडियो अपने आप में काफ़ी यूनिक रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे कुंडली में अगर आपके कर्क राशि में कोई ग्रह बैठा है सूर्य से लेकर राहु केतु तक, तो ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। नेटल प्लैनेट के ऊपर जब गुरु का गोचर आता है तो क्या प्रभाव लेकर आता है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज के इस बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर की यात्रा को। दोस्तों, ज्योतिष में बृहस्पति को देव गुरु की संज्ञा दी गई है। जहाँ विस्तार की बात हो, एक्सपेंशन की बात हो, वहाँ गुरु को देखा जाता है। जहाँ ज्ञान की बात हो वहाँ गुरु को देखा जाता है। जहाँ धर्म की बात हो वहाँ गुरु को देखा जाता है। संतान का विचार करना हो तो गुरु को देखिए, पति का विचार करना है तो गुरु को देखिए, धन का विचार करना है तो गुरु को देखिए। अब इतनी सारी चीज़ों का कारक बन जाता है बृहस्पति। और अब वो जब कर्क में आएगा तो ये और ख़ास हो जाएगा क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो इस आधार पर लगता है कि बस अब तो सबके वारे न्यारे होने वाले हैं, सबका बहुत ही बेहतरीन टाइम आने वाला है। पर क्या ऐसा सच में होता है? तो स्वाभाविक सी बात है, सबके साथ एक जैसा कैसे हो सकता है। वास्तविक रूप से इसके फल को समझने के लिए पहले तो ये देखिए कर्क राशि आपकी कुंडली के किस भाव में गई, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ही लिया। उसके बाद देखिए कर्क राशि में क्या कोई ग्रह है। अगर आप इतना देख लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको इतना भी देखना नहीं आता, अभी आप सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके कोई खास काम का नहीं है। कुंडली खोलिए, देखिए 4 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर कोई ग्रह है क्या। अगर दिख रहा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। फिर वो जो ग्रह वहाँ पर बैठा है वो कुंडली में किन भावों का स्वामी है। अब एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरा मिथुन लगन हो और मेरे कर्क राशि में बृहस्पति बैठे हों ऑलरेडी बर्थ चार्ट में, तो हमें ये कहना चाहिए कि इस कुंडली में कर्म भाव का स्वामी और सप्तम भाव जिससे विवाह देखा जाता है उसका स्वामी दूसरे भाव में बैठा है कर्क राशि में। अब उसके ऊपर गुरु का गोचर आया तो फल अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा सटीक देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ दशा और गोचर जो अभी आप टाइम फेस कर रहे हैं वो आपके दशानाथ पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का फल आपको दे रहा है। तो कुंडली में अगर बृहस्पति से उसका कोई संबंध है या कर्क राशि में ही दशानाथ बैठा है तो ये जो हम बोलने जा रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा सटीक रूप से लगेगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आपको ये तो पता लगेगा ही कि आने वाला वक्त आपके लिए कैसा है, पर साथ में अगर आपको ट्रांजिट इंटरप्रेट करने में दिक्कत आती है, कैसे गोचर के फलित को देखा जाता है, किन किन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास की तरह रहेगी जहाँ पर आप समझ पाएंगे कि इस टॉपिक को किस तरह से डील करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अगर कुंडली में इनमें से कोई भी कर्क राशि में है तो ये बृहस्पति का गोचर आपके लिए क्या फल ला रहा है। आगे बढ़ने से पहले हमें ज्योतिष के एक मूल सिद्धांत को समझना होगा। देखिए, जब भी कोई शुभ ग्रह कुंडली के जन्मकालीन ग्रह के ऊपर से गोचर करता है तो वो उसकी सिग्निफिकेशन को एक्टिवेट कर देता है। ये नियम केवल शुभ ग्रह पर नहीं लगता है, क्रूर ग्रहों पर भी लगता है। जैसे कोई क्रूर ग्रह किसी दूसरे ग्रह के ऊपर से गुजरेगा तो उसके जो भी सिग्निफिकेशन है, उसके कारकत्व है, उसको वो प्रभावित करता है। ठीक है, शुभ ग्रह है तो हम ये मान के चलते हैं पॉजिटिवली प्रभावित करेगा, उस ग्रह के कारकत्व हमें ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर बस एक बात को समझिएगा, 2 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। जो कुंडली में वहाँ ग्रह बैठा है वो या तो बली हो सकता है या कमज़ोर। अगर बली है और उसके ऊपर से कोई शुभ ग्रह गोचर कर रहा है तो उस ग्रह के अच्छे अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे।
जैसे अगर सूर्य बली होकर बैठा है तो हम कहेंगे आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, आपका नाम फैलेगा, आपको सब लोग जानना आरंभ कर देंगे, पिता के आयु अच्छी हो जाएगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, वगैरह वगैरह। वहीं अगर सूर्य कमज़ोर बैठा है उस राशि में जिसके ऊपर से गुरु गोचर कर रहा है, तो हम कहेंगे इस दौरान पिता की किसी बीमारी का पता लग सकता है, कोई और इस तरह की परेशानी सरफेस पे आ सकती है। मतलब कहने का ये है कि उस दौरान उस भाव से घटित चीज़ें तो होंगी, उस ग्रह से घटित चीज़ें तो होंगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ग्रह अफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, तो उसके ऊपर से अगर गुरु का गोचर जा रहा है तो जीवन के उस क्षेत्र में गुरु कह रहा है आप सीख लीजिए, समझ लीजिए और उसमें सुधार कीजिए। तो अगर वो परेशानी वाली जगह है तो उसको ठीक करने का प्रयास भी यही बृहस्पति करवाता है। अब मैंने तो ये कहा कि शुभ ग्रह का गोचर उस घर को एक्टिवेट कर देता है। गुरु के मामले में खास बात और है, गुरु समृद्धि का कारक है, गुरु विस्तार का कारक है। तो जो भी वो ग्रह, जन्मकालीन ग्रह वहाँ पर जो बैठा था, वो जो देना चाहता है उसको विस्तार, उसको बढ़ा चढ़ा कर ये गुरु आपको दिलवाएगा। क्योंकि ये समृद्धि का भी कारक है, तो वो ग्रह समृद्ध हो जाएगा या समृद्धि उस ग्रह के माध्यम से आपको मिलेगी। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, कई बार कुंडली में अनिष्ट भावों के अधिपति की जो चेष्टा होती है, जो प्रयास होता है, वो आपको चैलेंजेस देने का होता है। अब ऐसे में बृहस्पति अगर उसको समृद्धवान कर दे या बृहस्पति उसका विस्तार कर दे, तो इसको सदैव शुभ नहीं लिया जा सकता। यानी अगर आपकी कुंडली में कर्क राशि में बलि अष्टमेश बैठा है, बलि षष्ठेश बैठा है और कुंडली के लिए कोई खास शुभ भी नहीं है वो, तो इस स्थिति में गुरु का गोचर उसके ऊपर से उसी का विस्तार करेगा, उसी को बढ़ाकर आपको देगा। आइए अब एक एक कर हर ग्रह के ऊपर से इस गुरु के गोचर को देखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपनी जन्म कुंडली खोलनी है, देखना है जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ पर क्या सूर्य बैठा है। अगर सूर्य बैठा है तो हम अब आपकी बात कर रहे हैं। देखिए, सूर्य पिता का, प्रतिष्ठा का, आपकी सोल पर्पस का, आत्मा का कारक है। आत्मा क्या मतलब? आत्मा मतलब आपके सोचने समझने की शक्ति, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उसको आत्मसात करना जो हो, तो वो हम सूर्य से देखते हैं। अब सूर्य जैसा ग्रह आपके पत्रिका में कर्क राशि में बैठा है। कर्क राशि भावनाओं से जोड़ती है। सामान्यतः जिनका कर्क में सूर्य होता है उनके केस में क्या देखने को मिलता है कि घर में चलती ज़रूर है, लेकिन घरेलू मामलों में बहुत ज़्यादा सुकून नहीं रहता। ध्यान से समझिएगा, एक होता है ना कि घर का वो बड़ा जो सारी परेशानियों को अपने ऊपर ले ले, घर का वो बड़ा जिससे आप उम्मीद कर सकें कि यार ये तो छोड़ के नहीं जाएगा, ये तो निभाएगा, अगर परेशानी हुई तो ये खड़ा मिलेगा। तो कर्क का सूर्य वही दर्शाता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और अच्छे और बुरे की समझ का कारक है। तो जब ये कर्क में हो तो पारिवारिक मामलों में ये बड़ा बना देता है, चाहे आप उम्र में छोटे ही क्यों ना हो। आप में से जिसका कर्क में सूर्य ज़रूर बताना कि क्या आपके ऊपर ये लागू होता है। तो भाई ये परिणाम होते हैं। अब इस सूर्य के ऊपर से बृहस्पति का गोचर हो रहा है। शास्त्रों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, बहुत तारीफ की है कि जब भी कभी गुरु सूर्य के ऊपर से गोचर करे तो सूर्य के फलों में वृद्धि हो जाती है। अब इसको कैसे समझें? इसका मतलब ये है कि आपके नाम कमाने की गुंजाइश अब बढ़ रही है। आपको अपनी वैल्यू पता लग रही है कि मैं कितने काम की चीज़ हूँ। कहने का मतलब ये है, कई बार होता है ना, हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं अपने बारे में, अब अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। बृहस्पति ज्ञान है, सूर्य आपकी छवि है, आपका लोगों के बीच में नाम है। तो जब गुरु सूर्य के ऊपर से जाता है तो वो आपको रियलाइज़ करवाता है कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, और अगर आप उससे कम आके जा रहे हैं तो उस तरफ प्रयास करके इसको बढ़ाया जा सकता है। तो प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सोल पर्पस, ये बड़ा सवाल आता है आजकल कि साहब मेरी सोल का पर्पस क्या है, मैं क्यों जन्म लिया, मुझे क्या करना चाहिए, मैं जीवन में क्या करूं कि मुझे शांति मिले। तो जब सूर्य के ऊपर से बृहस्पति जाता है तो ये समझिए कि एक राजा के ऊपर से देवगुरु या एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु जा रहा है जो उसको चैनलाइज कर सकता है कि आपको आगे क्या करना है। अगर आप घर के बड़े हैं और आपकी कुंडली में सूर्य कर्क राशि में है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा टाइम है।
अब जो निर्णय होने वाले अगले 1 साल में, जो जो आपको अवधि पता होगा, अक्टूबर तक ये वहाँ पर रहेगा, जून से अक्टूबर, और फिर जनवरी अगले साल फिर वहीं आ जाएगा, जनवरी से लगभग जून, मई जून के आसपास। तो उतनी अवधि तक ये दिखता है कि आप के परिवार में जो जो निर्णय होने वाले हैं वो निर्णय आपके फेवर में जाएंगे या परिवार की ओवरऑल उन्नति के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं आत्मा को और आत्मबल को दर्शाता है, आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है, लग्न का कारक होने की वजह से। तो अगर उस पर से सूर्य गुरु का गोचर जाए तो वो ओवरऑल आपकी सेहत के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर मैं इसे सम अप करूं तो कहूँगा आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ने का समय है, आपके पिता के साथ संबंधों में सुधार का समय है, राज सत्ताओं जो सीनियर है आपके, सीनियर एज वाइज भी और पोजीशन वाइज भी, उनसे सहयोग मिलने का समय है। अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो परिवार के लिए बहुत अच्छा समय है। और क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और गुरु ज्ञान का, तो आत्मज्ञान यानी नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज़ आपकी बढ़ जाएगी, आपको सही और गलत में फैसला कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप उम्मीद कर सकते हैं इस गोचर से। अब अगर पत्रिका में सूर्य मान लेते हैं आपका पीड़ित वहाँ बैठा है, उस पर शनि की भी दृष्टि आ रही है, राहु का भी प्रभाव है या और इस तरह के क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, तो भी क्या ये इतना ही सही है? तो वहाँ कुछ सावधानियाँ बरतनी होंगी। क्या है वो सावधानियाँ? समझिएगा इस चीज़ को। कर्क राशि इमोशनल साइन है, अब वहाँ सूर्य बैठा है, तो इमोशनल ईगो यानी ईगो का भाव अगर आप में है तो ये गुरु जो है जब इसका गोचर जाएगा इस वजह से आप परेशान हो जाएंगे। अगर पिता की तबीयत पहले से ख़राब चल रही थी और कुंडली में सूर्य यहाँ पीड़ित बैठा है, तो उनकी तबीयत क्यों ख़राब थी, क्या कारण था, उसके निवारण के लिए आपको जाने का योग बनेगा। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान मिल रहा था, आप उसके लायक नहीं थे लेकिन आपको मिल रहा था, तो जैसे ही ज्ञान का ग्रह इस सूर्य के ऊपर से जाएगा तो आपको रियलाइज़ करवाएगा कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है। ये लाइन मैंने पहले भी बोली है। पहले मैं बोल रहा था पॉजिटिव सेंस में कि अगर आप कम हो तो आपको बताएगा आप कम में सौदा कर रहे हो, आपको अपने बारे में अच्छी राय रखनी चाहिए। बट अगर आप अपने बारे में काफ़ी खुशफहमी पाले हुए हैं कि मैं तो बहुत ही बड़ी चीज़ हूँ, मैं तो तोप हूँ, तो भैया ये गुरु का गोचर आपको ये भी बता देगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपके बगैर दुनिया चल सकती है। तो वो रियलाइजेशन का टाइम आएगा, क्योंकि अगर कमज़ोर सूर्य है तो गुरु वही देगा जो नीचे है। मतलब जो नेटल चार्ट में पोजीशन है, प्लैनेटरी पोजीशन है, अफ्लिक्शन है, वही तो आपको वो गुरु ने बताना है। कुछ अपनी तरफ से वो नया तो क्रिएट करने से रहा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। ये ट्रांजिट वैसे तो बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, बट मैंने देखा है कि अधिकतर प्लेटफॉर्म्स पर इस गोचर को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। पहले तो बात करते हैं चंद्रमा क्या है। अगर आपकी 4 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा, यानी आपकी जन्मकालीन राशि कर्क है, तो हम आपकी बात कर रहे हैं। देखिए चंद्रमा क्या है। चंद्रमा है कंफर्ट, चंद्रमा है भोग की प्रवृत्ति, चंद्रमा है जन समर्थन, लोगों के बीच में लोकप्रिय होना, चंद्रमा है आपकी भावनाएं, आपका मन, राइट। और हम सब जानते हैं कि मन बहुत चंचल है, ऐसा कहा जाता है कि बड़ी जल्दी जल्दी बदल जाता है। चंद्रमा की गति भी सबसे ज़्यादा तेज होती है बाकी ग्रहों के मुकाबले। और ये जिस राशि में बैठा है कर्क राशि में, वो राशि भी चर है। अब अगर इतनी मूवमेंट या वॉलेटाइल का कॉम्बिनेशन है कि राशि भी चर, उसमें ग्रह भी चंद्रमा जैसा बैठा है, तो आपका मन कहीं पर स्थिर नहीं हो पाता, हम ऐसा कहेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में गुरु का गोचर जो कि बहुत स्थिरता देता है, वो उसके ऊपर से आए तो चंद्रमा को ये पसंद नहीं है। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ शास्त्रों के मत को आपके सामने रख रहा हूँ कि चंद्र राशि के ऊपर से गुरु का गोचर शुभ नहीं बताया गया। कोई भी मेजर बड़ी क्लासिकल बुक आप पढ़ेंगे, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। अभी तो ये कहा गया कि इस अवधि में आपके मन में एक अनजाना सा भय रहेगा, एक फियर रहेगा, एक प्रोक्रेस्टिनेशन की भावना रहेगी, सुस्ती आ जाएगी, और जिस वजह से जिस तरह से काम आपको करना चाहिए, जो आपकी कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी धीमी पड़ जाएगी। तो रफ्तार थोड़ी सुस्त होने वाली है। अगर मैं ये कहूँ कि चंद्रमा कर्क में उसके ऊपर से गोचर गुरु का है तो
तो आई एम सॉरी जिनका मैंने मन तोड़ा हो, लेकिन जो क्लासिकल बुक कहती है और जो मेरा अभी तक का अनुभव है वो तो यही है कि जब इस चंद्र की राशि के ऊपर से गुरु का गोचर जाएगा तो इस तरह का प्रभाव ये देगा। एक बात और समझिएगा, चंद्र राशि चंद्रमा अगर आने वाले समय में मान लीजिए गुरु किसी और राशि में भी जाएगा, सिंह में भी आएगा, उसके बाद और राशियों में भी जाएगा, तो हर एक की चंद्र राशि पर ऐसा ही प्रभाव रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर राशि भी चर होना, मूवमेंट होना, चंद्रमा तेज चलने वाला ग्रह होना, आपके अगर चंद्र राशि के ऊपर गुरु जाएगा तो ये प्रभाव देखने को मिलता है। अगर ये कर्क राशि आपके लगन में है, चौथे में है या इवन दशम भाव में भी है, तो ये भी देखने को मिलता है कि इस अवधि में गृह प्रवेश, घर में कोई अच्छी खबर सुनने को मिले, विवाह हो जाए परिवार में किसी का, अगर कोई परिवार में विवाह की उम्र का हो तो ये सब चीज़ें भी इनको देखने को सुनने को मिलती है जब गुरु का गोचर कर्क में आए और चंद्रमा वहाँ ऑलरेडी मौजूद हो। तो कुछ चीज़ें जो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं वो क्या है? देखिए, लेज़ीनेस ना बढ़े, वेट पुट ऑन ना हो, वेट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जलीय राशि में चंद्रमा भी जलीय ग्रह बैठा है और गुरु उसके ऊपर से जा रहा है जो कि वसा का कारक है। गुरु भी जल तत्व को दिखाता है आकाश तत्व के अलावा, कभी इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अगर ये गोचर हो रहा है तो थोड़ा वेट आपका ना बढ़े, थोड़ी सुस्ती आप में ना बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इस अवधि में आपको मैं सलाह तो यही दूंगा कि अगर रूटीन आप अपना फॉलो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि भाई सुबह इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे काम करना है, इतने बजे दुकान खोलनी है। अगर इन सब का आप टाइम के पाबंद होके चले तो बृहस्पति आपके लिए शुभ है। देखिए, मन को खुला छोड़ देने पर भी नुकसान ही होता है। मन अपने मन के हिसाब से ही काम किए जा रहे हैं, समाज को नहीं सोच रहे हैं, बाकी चीज़ों को नहीं देख रहे, तो वो तो गलत है ना। शायद यही वजह है कि चंद्रमा के साथ गुरु बैठने को गजकेसरी योग कहा जाता है, राइट। अब क्या है कि चंद्रमा को तो अच्छा नहीं लग रहा है, यानी आप मनस्थिति आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है, मैंने बोला अभी प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह, लेकिन परिवार की रूप से देखा जाए या समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस परिप्रेक्ष्य में ये दिखता है कि आपके लिए समय अच्छा है। अगर मैं दोबारा समझाऊं तो मनस्थिति खराब रहेगी, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि पर, करियर में, बाकी जगह पर उन लोगों को लगेगा आप अब काम के बंदे बन गए हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो दूसरों की राय आपके बारे में अच्छी रहने वाली है, आपकी मनस्थिति थोड़ी खराब हो सकती है। अच्छा, माँ के लिए भी ये समय अच्छा है। जो आपका माता के साथ संबंध है वो बेहतर हो जाएगा, मन अच्छी जगह पर लगेगा, धार्मिक स्थानों पर मन लगेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, उसके योग बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ घर में जो बड़ा है या समाज में जो बड़ा है, स्कॉलर हुए, आपके गुरु हुए, उनके साथ बैठने का मन करेगा। और बल्कि एक सलाह भी है कि अगर आप उपाय के फॉर्म में ये कर सकें जिनसे आपने कभी शिक्षा ली हो किसी भी चीज़ की, अगर आप उनके साथ समय बिता सके इस अवधि में तो ये समय और बेहतरीन हो जाएगा। अब बात करते हैं मंगल की। भाई, मंगल है उग्रता, मंगल है क्रोध, मंगल है ऊर्जा। अब अगर मंगल कर्क राशि में बैठा हो आपकी जन्म कुंडली में तो उसको हम नीच मंगल कहते हैं कि अरे मंगल नीच हो गया, डेबिलिटेटेड है। नाउ डेबिलिटेटेड है तो उससे अच्छे परिणाम की उम्मीदें कम होती है। मेरे अभी तक के अनुभव में मैंने क्या देखा है कि जब मंगल कर्क में हो तो परिवार में क्लेश रहने के योग बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि उस क्लेश में आपका कोई लेना देना ना हो, आपकी वजह से नहीं हो रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी घर में तमाशा देखने को मिलता है कि यार स्ट्रगल चल रही है, गुस्से की वजह से घर में तनाव है, किसी और के गुस्से की वजह से। और ये गुस्सा आपका भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूँ कि आप ही की गलती है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मैंने ये देखा है परिवार में उग्रता, क्लेश, हाई बीपी, इस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं अगर मंगल नीच का बैठा हो। अगर ये परिस्थितियाँ है, अब आए हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज तो कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि टेम्परेरी रूप से ही सही, पर अब वो नीच भंग कर रहे हैं मंगल का, यानी ये अवधि आपके पारिवारिक मामलों में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समय दिखा रहा है। ये जो आने वाले कुछ महीने हैं, पारिवारिक क्लेश सुलझेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन देखा जाएगा तो वो मिल जाएगा, और घर में टेंशन कम होने के योग दिखते हैं। शास्त्रों में मंगल के ऊपर से गुरु के गोचर को विशेष लाभदायक माना गया है।
ये भी कहा जाता है कि इस अवधि में करियर में ग्रोथ और सेहत और अच्छी रहने के योग, पहले के मुकाबले चीज़ें बेहतर होने के योग बढ़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति खेल कूद में है, स्पोर्ट्स में किसी तरह का इंटरेस्ट है या करियर बना रहे हैं या किसी तरह की कम्युनिकेशन स्किल यानी आर्टिकल लिखना हुआ, ब्लॉग्स लिखना हुआ या इस तरह के वीडियोस बनाने हुए, अगर इन सब में किसी में भी रुचि है तो ये अवधि आपको अब स्टार्ट कर देना चाहिए, उस तरफ आपको ध्यान लगाना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस गोचर को किस तरह देखें, इसको इस तरह समझें कि मंगल एक सेनापति है और अब वो राजगुरु जिसको सबसे ज़्यादा ज्ञान है उसके अंडर आया है। तो अगर सेनापति यानी गुस्सा, उग्रता, लड़ने की शक्ति को कोई ऑब्जेक्टिव मिल जाए, कोई व्यक्ति मिल जाए जो बताए तुझे ये करना चाहिए, इससे तेरा भला होगा, तो वो अवधि अब है। तो कर्क के मंगल वालों के लिए जिनका ऑलरेडी कुंडली में नीच बैठा है, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इसको बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल कीजिए। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे आपके, और ज़्यादा संभावना यह है कि छोटी प्रॉपर्टी बने। मतलब जो आपके एक होता नहीं है कि भाई बड़ा घर ले लिया, लोग कहते हैं ऐसा कि नॉर्मली लोग अपने औकात से बढ़कर घर का साइज़ लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब मंगल कर्क में नीच का है और फिर गुरु आया है, तो छोटे साइज़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की संभावना को भी बल मिलता है। अगर मंगल नीच के होने के साथ साथ और ज़्यादा पीड़ित है, उस पर और क्रूर ग्रहों का ऑलरेडी प्रभाव था कुंडली में, तो मैं आपको ये कहूँगा कि लड़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें। पहले तो लड़ाई ना ही करें, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि होने क्या वाला है, गुस्सा तो आप में पहले से था। ये गुरु ना आपको एक मॉरल जस्टिफिकेशन दे देगा कि भाई ये गुस्सा मैं सही बात पे कर रहा हूँ, और फिर चाहे बात छोटी हो बड़ी हो, लेकिन झगड़ा बड़े होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा उसको कंट्रोल करिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये गोचर ओवरऑल आपके लिए तो शुभ जाने वाला है। आइए बात करते हैं बुध की। बुध क्या है? बुध है आपके सोचने समझने की शक्ति, आपकी बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह वगैरह वगैरह। अब वो कर्क में है, बर्थ चार्ट में आप कर्क में लेके बैठे हैं। तो अगर कर्क का बुध है तो आपकी राइटिंग, आपके बात करने का लहजा बड़ा आत्मीय स्वभाव वाला होता है, लोगों से जुड़ जाते हैं आप, मन जुड़ जाता है। आप इसको इस तरह देख सकते हैं। ये चर राशि है, यहाँ पर अगर बुध बैठे तो आपने ऐसा सुना होगा कि चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध चंद्रमा को मित्र नहीं मानता। ऐसी स्थिति में बुध यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि कम्युनिकेशन हो, बुद्धि हो, हम कहते हैं ना दिल और दिमाग दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का तालमेल बिठा कर निर्णय लेते हैं तो निर्णय सही होता है। अब क्या है, दिल वाली राशि में दिमाग वाला प्लैनेट आके बैठ जाए तो आप जो सोचते हैं वही कर देते हैं। कहने का मतलब है रैशनल थिंकिंग की गुंजाइश कम हो जाती है जब बुध कर्क में बैठा हो। ये मैं बात कर रहा हूँ जिनकी जन्म कुंडली में। अब क्या है, वो जो बुध बुद्धि का कारक है, जो लॉजिक मांगता है हर बात पे कि भाई पहले समझाओ ये कैसे होता है, उसके बाद करूँगा, उसके ऊपर से अब ज्ञान का कारक, विजडम का कारक गुजरने वाला है। जैसे एक बहुत तेज छात्र को गुरु मिलने वाला है। अब जो छात्र हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने की भूख होती है, सीखने की भूख होता है, उनसे पूछिए अच्छे गुरु की चाह क्या होती है। तो अगर ऐसा गुरु उनके जीवन में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। और शास्त्रों ने भी यही लिखा है कि बुध के ऊपर से गुरु का गोचर विशेष लाभदायक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मरकरी कैंसर में बैठा है, तो इस गोचर से उन्हें तो खास फायदा होने वाला है। उनकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ज़्यादा पढ़ाई में मन लगेगा। व्यापारी हैं तो भी ये फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा कि जो काम आप कर रहे थे उसमें अब गुरु का प्रभाव भी आ रहा है, तो थोड़ा स्थायित्व आएगा, बिजनेस बेटर चलेगा। ये क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं, जो लोग ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं जहाँ पर लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। उम्मीद ये बनती है कि नए नए कोर्सेज़ में एडमिशन लेना, न्यू लर्निंग, नई स्किल सेट सीखना, उसके लिए ये समय अच्छा है। अगर आप इस अवधि में उसमें जाते हैं तो वहाँ परिणाम आपके फेवर में आने के योग दिखते हैं, आपके आगे वो काम आएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी दिखती है। अगर आपके काम में कम्युनिकेशन है या राइटिंग है, इस तरह का काम है, तो उसमें भी गुरु के आने के बाद
थोड़ा ठहराव, थोड़ा भारीपन, थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी उसकी, ये चीज़ नज़र आती है। लेकिन अगर बुध कुंडली में पीड़ित बैठा है, वहाँ पर उस पर मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है और अब गुरु का गोचर उसके ऊपर से आ रहा है, तो होने क्या वाला है, 2-3 जो ड्रॉबैक हम देखते हैं इनके साथ, इनकी थ्योरी बड़ी मजबूत हो जाएगी लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे होता नहीं है कि आइडियाज़ तो बड़े बड़े बना लिए लेकिन जब करने बैठे तो पता लगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। तो एक तो वो दिक्कत आने की संभावना बढ़ जाती है। एक ये अपने आइडियाज़ दूसरों को बताना चालू कर देते हैं, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, और वो फिर चीज़ हो नहीं पाती। तो अगर बुध यहाँ बैठा है तो किसी सज्जन पुरुष ने, ज्ञानी व्यक्ति ने ये कहा है कि जब तक वो चीज़ एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। कोई आपकी आइडिया है, कोई आपके दिमाग में प्लान है, तो कम से कम लोगों को बताना चाहिए जब तक आप उसे एग्जीक्यूट करने के लेवल तक ना लेके जाएं। तो अगर बुध आपका कर्क में है और अब गुरु आ रहा है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और कमज़ोर है बुध तभी तो ये प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज़ जो मैंने शुरुआत में कहा, लर्निंग के लिए, रिलेशनशिप के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपका भी वारे न्यारे होने वाले हैं। आइए अब जानते हैं कि गुरु जब अपने ही ऊपर से गोचर करता है, यानी जन्मकालीन गुरु के ऊपर से गोचर करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है। सबसे पहली बात, शास्त्रों ने इसकी बड़ी तारीफ की है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट भी होता है, अपने ऊपर से किसी ग्रह का गुजरना। कभी इस पर अलग वीडियो बनाएंगे कि सैटर्न, इसको रिटर्न कहा जाता है, जुपिटर रिटर्न, सैटर्न रिटर्न, जो प्लैनेट आते हैं उनको उस तरह से बोला जाता है। कहा क्या जाता है, कहा जाता है जब ग्रह अपने ऊपर से वापसी गोचर करता है, वहीं आता है जहां जन्मकालीन स्थिति उसकी बनी हुई थी, तो आपको रीसेट करता है। रीसेट करने का मतलब क्या है, भैया जो अब तक चल रहा था ठीक है, अब नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। रीवैल्यूएशन, अपनी वैल्यू दोबारा से देखने की कोशिश, रीसेट करने की कोशिश। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप प्रोफेशनली कर रहे थे उसमें कुछ नया ऐड करना, आपकी सोचने समझने की शक्ति, क्योंकि ये फिलॉसफी का, ज्ञान का, विस्तार का, समृद्धि का कारक है। तो जब ये अपने ऊपर से ही गुजरता है तो वही सब चीज़ें देगा जो गुरु जहाँ का स्वामी है उससे जुड़ी हुई। अब कुंडली तो हमें पता नहीं, हम तो आज बात कर रहे हैं कर्क राशि में अगर गुरु बैठा है तो क्या होगा, तो हम नैसर्गिक गुणों की बात करेंगे। तो ज्ञान की वृद्धि होने के योग है, इसीलिए शायद शास्त्रों ने इसकी बड़ी तारीफ भी की। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि पुरानी चीज़ों को छोड़कर नया कुछ करने की गुंजाइश इस अवधि में बढ़ जाती है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि गुरु को ऑलरेडी हमने इतने सारे कारकत्व दिए हुए थे। संतान हम गुरु से देख रहे हैं, आय हम गुरु से देख रहे हैं, बड़ा भाई हम गुरु से देख रहे हैं, समृद्धि और भी बहुत सारी चीज़ें। अब जब उसका गोचर उसी के ऊपर से आएगा तो वो होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी, यानी विवाह की गुंजाइश लड़कियों के केस में, संतान के योग वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसको चाहे डबल ट्रांजिट भी कह लो कारक के ऊपर से, तो उसका एक एडवांटेज मिलेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो ये ओवरऑल टाइम पीरियड अच्छा होता है, बट व्यक्ति की सोच में परिवर्तन आता दिखता है। अच्छा, अगर कुंडली में गुरु कमज़ोर बैठा हो तो क्या हो। अब देखिए, हम बात करें कर्क की, वहाँ पर तो गुरु उच्च का होता है, लेकिन ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठकर भी पीड़ित हो सकता है, अस्त हो सकता है, पाप ग्रहों से प्रभावित हो सकता है। अगर ये सब और आपकी कुंडली में है कि वो पीड़ित है, परेशान है, तो होगा क्या कि जैसे ही ये गोचर आरंभ होगा तो पहले पुरानी गलतियां सामने आएंगी, जिससे पता लगेगा आप बदलना है, कुछ नया करना है, और फिर वो चेंज के लिए आप जाएंगे। एक और चीज़ गुरु देता है, वो है खुशफहमी कह लीजिए, या बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नेचर। अभी मुझे उसके लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा है। मतलब क्या कि सब अच्छा होगा, सब बढ़िया हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, और उन आराम से हो जाएगा और सब बढ़िया हो जाएगा के चक्कर में मेहनत नहीं करना। देखो, ये मैंने बुध के बारे में भी कहा था आपको कि जब किसी शुभ ग्रह के ऊपर से दूसरा शुभ ग्रह जाता है ना, तो व्यक्ति को लगता है मेरा समय अच्छा चल रहा है, तो वो मेहनत कम कर देता है। तो ये एक सलाह ज़रूर रहेगी कि सब अच्छा हो जाएगा, भगवान पे छोड़ देता हूँ, ये एटीट्यूड ना लाके अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है, ये जिम्मेदारियों का भी कारक होता है। अब जिम्मेदारियों के कारक के ऊपर से गुरु वापसी जा रहा है, तो घर परिवार की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर बढ़ने वाली है, पड़ने वाली है। जैसे अभी हमने कहा, संतान अगर हो गई तो भैया पिता आप ही बनने वाले हो या माँ आप बनने वाले हो, तो जिम्मेदारी बढ़ेगी। ऐसा कोई चीज़ जिसकी वजह से परिवार में आपकी वैल्यू बढ़े, आपके कंधों पर जिम्मेदारी आए, वो भी इस गोचर में देखने को मिलता है।
तो इस अवधि में मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर मन में किसी चीज़ को बदलने का सोच है, कोई नया काम करने की सोच है, कुछ नई चीज़ के प्रति जाने की है, नए गुरु को धारण करने की है, नई कोई विद्या सीखने की है, तो वो इस अवधि में बहुत अच्छे से हो सकता है। और फिर ये अगले 12 साल तक इसी तरह का गोचर का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये किया जा सकता है, रीसेट करना है, रीइवैल्यूएट करना है, और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए ये गोचर बहुत शुभ है। पारिवारिक मामलों से भी और आर्थिक रूप से भी इस गोचर को विशेष लाभदायक आप मान सकते हैं। आइए अब जानते हैं, अगर आपकी कुंडली में शुक्र बैठा है कर्क में तो क्या होने वाला है। देखिए जी, शुक्र एक भोग का कारक ग्रह है, रोमांस का कारक है, इंजॉयमेंट का कारक है, दिल फैक है, प्रेम चाहता है कि प्रेम मिले। अब वो ग्रह अगर कर्क में बैठा है, जो कि ऑलरेडी एक इमोशनल साइन है, तो हम कहेंगे ये ऑलरेडी फीचर आप में है, इनबिल्ट है, ठीक है। कहने का मतलब है कि शौकीन मिजाज हैं, अच्छी चीज़ें चाहिए, कम ले लूँगा लेकिन बढ़िया चीज़ होनी चाहिए, मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता। इस तरह की लाइन कर्क वाले शुक्र से हमें सुनने को मिलती है, स्पेशली जब ये लग्नेश के साथ कनेक्टेड हो, तो वो उस तरह का स्वभाव है। अब गुरु जैसा ग्रह आपके शुक्र के ऊपर से जा रहा है, एक सात्विक ग्रह, एक भोगवादी ग्रह के ऊपर से जा रहा है। इस आधार पर इस गोचर को बहुत शुभ नहीं लिया जाता। शास्त्रों में लिखा है कि गुरु का गोचर शुक्र के ऊपर से शुभ फलदायी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भोग में रुचि कम होने के योग बनेंगे। मतलब आप जो एंजॉय कर रहे थे लाइफ, अगर आप ओवर इंडल्ज थे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये सब चीज़ें बेकार है, छोड़ो और दूसरे मार्ग पे लगो। इसको मैं नेगेटिव ऐसा नहीं कहूँगा कि ये नेगेटिव योग है, लेकिन हाँ, शुक्र के जो कारकत्व है उसमें तो कमी करेंगे ही। अगर आप मैरिड हैं और आपकी कुंडली में शुक्र कर्क में बैठा है, अब गुरु उसके ऊपर से जाएगा, तो हो सकता है हस्बैंड वाइफ के फिजिकल रिलेशनशिप उतने फ्रीक्वेंटली ना डेवलप हो पाए जितने पहले हो रहे थे। अब गुरु उसका कारण बन सकता है, क्योंकि ज्ञान आपको मिल रहा है, आध्यात्म में रुचि बढ़ रही है, तो वो एक चीज़ यहाँ पर आती है। अच्छी चीज़ क्या है, शुक्र खुद भी ज्ञान का कारक ग्रह है, गुरु उसके साथ चलता है, तो ऐसे में नॉलेज और दिमाग ज़्यादा चलता है। सलाह बस आपको यही रहेगी, घरेलू मामलों में ज़्यादा दिमाग ना चलाएं। बात समझिएगा, कर्क राशि है जो काल पुरुष के चौथे भाव को दिखाती है, यानी डोमेस्टिक लाइफ को। दिमाग जैसी चीज़ कि इसका ऐसे कर दूंगा तो इतना फ़ायदा होगा, या ये कर, मतलब ये बहुत ज़्यादा दिमाग दिल वाली जगह पे नहीं चलाना चाहिए। इसी वजह से मरकरी भी कैंसर साइन में अच्छा नहीं था। चौथे भाव में भी बुध बैठता है तो उसके लिए मरण कारक स्थान बोल दिया जाता है। वैसे ही जब गुरु शुक्र काल पुरुष की चौथी राशि में आ रहा है, तो घरेलू मामलों में बहुत दिमाग मत लगाइए, मतलब बहुत ज़्यादा निर्णय दिल से लीजिए, दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। जब शुक्र के ऊपर से गुरु गुजरे और वो भी कैंसर साइन में, तो हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आप में से अगर किसी को डायबिटीज़ है, थायराइड का इशू है, या और कोई ऐसी हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो थोड़ा सा रेगुलर चेकअप करवाइएगा कि ये परेशानी ना बढ़े। ज़्यादा मीठा नहीं खाइएगा, क्योंकि शुक्र, अच्छा वैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि गुरु मीठे का कारक कहा गया है और शुक्र खट्टे का कहा गया है। अभी दोनों खट्टा मीठा आपके कर्क राशि पर से गोचर कर रहे हैं, तो कर्क राशि कुंडली के जिस भी भाव में है वहाँ पर सुख और दुख दोनों देखने को मिलेंगे इस अवधि में। कभी कुछ काम बनते बनते रुकेगा, कई बार लगेगा कि बनते बनते बिगड़ेगा, और कई बार रुकते रुकते बन जाएगा। कहने का मतलब है उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बुराई कर दी है तो कुछ तारीफ भी कर देते हैं। देखिए, शुक्र जिन चीज़ों का कारक है उनको एक्टिवेट तो करेगा ही। मैंने कहा कि सात्विक ग्रह भोग के ग्रह के ऊपर से गुजर रहा है, तो कैसे एक्टिवेट करेगा आप खुद समझदार हैं। पर विवाह एक सात्विक क्रिया है, मैरिज, और उसके बाद वहाँ से गृहस्थ जीवन में आने का मार्ग खुलते हैं। तो जब शुक्र के ऊपर से गुरु का गोचर हो तो विवाह होने के योग बढ़ा देता है। तो जिनका कर्क में गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, क्षमा कीजिएगा, और विवाह की उम्र है, बाकी चीज़ें मैच कर रही हैं, दशा वगैरह ठीक है, तो इस अवधि में विवाह के योग भी बनते हैं। और जो चीज़ें फॉर्मल तरीके से चलती है ना, जिसको समाज अप्रूव करता है, वैसे रिलेशनशिप बढ़ेंगे, बनेंगे। और जिसको समाज अप्रूव नहीं करता है, ख़राब कहता है या उसके लिए मना करता है, उन रिश्तों में
कड़वाहट आएगी और वो संबंध टूटने के योग बनेंगे। अब बात करते हैं कर्म के कारक और सबसे ज़्यादा बेचारा बदनाम ग्रह शनि, जब उसके ऊपर से बृहस्पति का गोचर हो, वो भी कर्क में बैठा हो जब, तो उसका क्या प्रभाव रहता है। देखिए, अगर आपका कर्क में शनि है ना, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाने का आपने बीड़ा लिया हुआ है या आपके कंधों पर है, ये इस तरह की चीज़ों को इंडिकेट करता है। कर्क राशि में शनि का होना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति आपके उत्तरदायित्व को बढ़ा देता है। करियर में नॉर्मली इन लोगों के उतार चढ़ाव थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि शनि जैसा ग्रह अगर एक चर राशि में बैठा होगा और वो भी जो चंद्रमा जिसे ओन करता है, तो काम कोई स्थिर काम नहीं रहता, काम में उतार चढ़ाव रहते हैं, इस तरह के काम में आप लिप्त रहते हैं। दर्शकों के लिए मैं चाहूँगा जिन लोगों का कर्क में शनि है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो मैं बोल रहा हूँ आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। अब इसके ऊपर से बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। आप इसे धर्म कर्म अधिपति योग कह सकते हैं। ये क्या है? देखिए, शनि कर्म का कारक है और गुरु धर्म का कारक है। उस आधार पर धर्म का कारक कर्म के कारक के ऊपर से गोचर कर रहा है। अब इसका फलित क्या है? देखो, अगर आप सही तरीके से कमाते हैं, आप कोई 2 नंबरी काम नहीं कर रहे हैं, आप कोई शॉर्टकट नहीं लेते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो भैया आपके लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। अब उन्नति के योग बनेंगे, ग्रोथ की संभावना बनेगी। क्यों? क्योंकि शनि मकर राशि को तो देख ही रहा है बर्थ चार्ट में। अभी गुरु भी जो है वो काल पुरुष की 10वीं राशि को भी देखेगा और शनि के ऊपर से भी गोचर करेगा, तो आपके करियर में इजाफा करेगा, ग्रोथ होगी। इससे इसको इस तरह देखा जाएगा। हाँ, अगर आप कोई 2 नंबर का काम कर रहे थे, कोई शॉर्टकट लेकर काम करते हो, टोपियाँ पहनाते हो लोगों को, तो मैं कहूँगा फिर भाई आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस पीरियड में आपको मतलब आटे दाल का भाव पता लगने वाला है कि परिस्थितियाँ कैसे हो जाएगी, मतलब मुश्किल होने वाली है। अच्छा, इसके साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन भी ऐसा जिसके अंदर आपके कंधों पर जिम्मेदारियाँ बढ़े, तो ये परिवार के अंदर भी हो सकता है, या आपकी प्रोफेशनल एरिना में भी हो सकता है कि आपकी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले 1 ऑफिस देख रहा था अब 3 ऑफिस देखने पड़ रहे हैं। इस तरह की बातें सुनने को मिल सकती है आपके मुंह से। तो ये योग इस दौरान बनने के दिखते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में भी ये समय काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि एक तो शनि भूमि का कारक है, ऊपर से बृहस्पति का उसके ऊपर से गोचर, कर्क राशि के ऊपर से गोचर। तो जिन लोगों का काम रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है उनके लिए भी ये अवधि अच्छी जाने वाली है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई लीगल इशू चल रहा हो और आपका कर्क में शनि बैठा है, तो परमात्मा की कृपा से गुंजाइश ये है कि जो भी फैसला आना है जल्दी आएगा या वहाँ से स्ट्रेस आपको कम मिलेगा। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, इस अवधि में लीगल इशू रिजॉल्व होते दिख रहे हैं। एक बात और समझिएगा, गुरु और शनि जब गुरु के ऊपर से गोचर करता है तो एक द्विग्रह गोचर का कॉन्सेप्ट है कि शनि गुरु जहाँ मिल के देखें वहाँ पर प्रभाव बड़ा अच्छा देते हैं। हालांकि यहाँ शनि जन्मकालीन है लेकिन गुरु गोचर का है, पर फिर भी हम ये कहेंगे कि जिन भावों पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, कुंडली में कर्क में जब ये शनि बैठा है तो 3 दृष्टियाँ कहीं ना कहीं डाल रहा होगा, वहाँ पर भी काम, अब रुके हुए काम बनने के योग बनेंगे। अच्छा, अब इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, शनि महाराज चलते हैं 2.5 साल में एक राशि और बृहस्पति 1 साल में एक राशि, दोनों ही धीमे हैं। अब अगर धीमे ग्रह साथ एक दूसरे के ऊपर से जाते हैं तो इसका प्रभाव ये रहता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, एक, और दूसरा ओवरलोडेड, ओवरबर्डन आप फील करने लगते हैं, क्योंकि धीमे धीमे 2 ग्रह हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ये मीन में हो रहा होता, धनु में हो रहा होता, मकर में हो रहा होता तो कोई इतना इशू नहीं था। ये कर्क में हो रहा है, तो अगर कर्क में हो रहा है तो इसको बहुत शुभ नहीं लिया जाता, स्पेशली फैमिली रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने जहाँ ये कहा प्रॉपर्टी बन रही है, बाकी चीज़ें मैंने अच्छी बताई, वहाँ पर जिम्मेदारियाँ और ओवर बर्डन भी आपको फेस करना पड़ सकता है। एक बात और समझिएगा, बृहस्पति कहता है विस्तार करो और फैलाओ, शनि कहता है संकुचित करो, यानी कम में खुश रहो, कम में रहना सीखो। अब जब गुरु और शनि दोनों एक दूसरे के ऊपर से चलें, विशेषकर जो ऊपर चलता है यानी जिसका गोचर आता है उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पर अगर आपकी कुंडली में शनि पाप प्रभाव में है, ऑलरेडी अफ्लिक्टेड है,
तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि दिमाग में अंतर्द्वंद चलता रहेगा, पैसे खर्च करूँ कि नहीं करूँ। एक तरफ मन आएगा कि भैया बड़ी चीज़ है, लेना चाहिए, ले लेता हूँ, आगे काम आ जाएगी। विशेषकर मैं यहाँ वाहनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि कर्क राशि की बात हम कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी हो या वाहन हो कि ले लेता हूँ, आगे काम आ जाएगा। दूसरी तरफ एक मन करेगा नहीं, कम में ही कर लेता हूँ, क्या ज़रूरत है लेने की। तो अभी आप इस द्वंद्व में झूल सकते हैं। एक ये इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ ये गोचर ओवरऑल अच्छे करियर, अच्छे लोगों के लिए अच्छा ही जाने वाला है। अब बात करते हैं माया के कारक राहु की, कि भाई राहु जब कर्क में है आपके कुंडली में, तो अब ये जो गुरु का गोचर आ रहा है इसको कैसे प्रभावित करेगा। सबसे पहले समझिएगा राहु क्या है। राहु है डिज़ायर, राहु है अनकन्वेंशनल थिंकिंग, राहु है भ्रम। अब ऐसा ग्रह अगर काल पुरुष की चौथी राशि में बैठा हो, कैंसर में बैठा हो, तो ये आपको ना कभी ना खत्म होने वाली डिज़ायर देता है, कभी ना खत्म होने वाली भूख देता है। हर समय ये फील होगा कि मुझे ये चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। मतलब एक ऐसा डिज़ायर जो कंप्लीट ना हो पाए उसको इंडिकेट करता है ये राहु। हाँ, घर से दूर भी लेके जाता है ये राहु, फॉरेन में सेटल करवाता है ये राहु, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, आईटी है, एआई है, और जो नई नई चीज़ें तकनीकें आती रहती है उसमें इंटरेस्ट भी दिलवाता है ये राहु। और अगर ये चौथे में, तो आपकी रुचि ऑलरेडी इन सब चीज़ों में रहती है। अब उसके ऊपर से बृहस्पति का गोचर आया है। देखिए, जो लोग फॉरेन में रह रहे हैं उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। जो कोई ऐसा काम कर रहा है जो नई फील्ड में कुछ इनोवेटिव फील्ड में आ रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है उसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई भी आपके सक्सेसफुल होने के योग दिखाता है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि राहु मैंने बताया आपको विस्तार का और इल्यूज़न का कारक है, और गुरु ज्ञान और थ्योरी का कारक है, तो जब गुरु राहु के ऊपर से आता है तो कई बार गलत फहमियाँ जो फैली हुई है आपके आसपास, आपको किसी रिश्ते में लग रहा है यार ये मेरा बड़ा ध्यान रखता है, आप उसी भाव में रहते हो, तो पता लगेगा भाई साहब आपके पीछे वो क्या कर रहा है। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है, रियलाइज़ होने का टाइम है, कौन से रिश्ते आपके लिए अच्छे हैं, कौन से बुरे। नॉर्मली ये कब होता है? नॉर्मली तब होता है जब हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त आता है। शास्त्रों में श्लोक आता है ना कि विपत्ति के समय ही पता लगता है कि कौन आपका सगा है, कौन आपका शत्रु। तो अगर राहु के ऊपर से गोचर गुरु कर रहा है और वो भी कर्क में कर रहा है, तो आपको घर परिवार में, कुटुंब में अपने और परायों की समझ दे के टाइम जाएगा। तो ये एक चीज़ है, इसमें थोड़ा स्ट्रेस ज़रूर रहेगा, लेकिन ओवरऑल आगे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। खर्चे बढ़ सकते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये राहु कालपुरुष की 12वीं राशि को भी देख रहा है आपकी जन्म कुंडली में, और गुरु अब उसी के ऊपर से गोचर कर रहा है कर्क में, वो भी देखेगा 12वीं राशि को। तो एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी ऑन द हायर साइड, वो बढ़ सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको सलाह दूंगा, इस दौरान झगड़ा या तनाव से बचिएगा। मैं दोबारा समझाऊं, झगड़ा कहने का मतलब क्या है कि किसी से बहस में नहीं पड़ना है। कोशिश करनी है कि ये समय निकल जाए, उसके बाद देखेंगे। अगर पता लग भी जाए किसी के बारे में कि वो आपके बारे में किस तरह के भाव रख रहा है, किस तरह का एनवायरनमेंट आपके लिए आसपास क्रिएट कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, तो उस पॉलिटिक्स से पॉलिटिकली ही उसे हैंडल कीजिएगा। आप ब्लंट बिहेवियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपफ्रंट होकर उस चीज़ को सुलझाने जाएंगे तो परेशानी में आने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब बात करते हैं केतु महाराज की, जो आध्यात्म के कारक हैं। अगर उसके ऊपर से गुरु जाएगा तो अब क्या होगा। केतु क्या है? केतु है डिटैचमेंट, मोक्ष, निवृत्ति, पास्ट लाइफ पैटर्न, इनर वुंड्स, आपके अंदर जो जख्म है जो आप किसी को दिखाते नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर वो पनप रहे हैं, या आप दुखी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, इन सब को गवर्न केतु करता है। इलॉजिकल थिंकिंग, या इलॉजिकल गलत वर्ड होगा, विदाउट एनी लॉजिक, फेथ किसी पर भी, वो भी हम केतु से देखते हैं। परमात्मा की तरफ रुझान, मंत्र साधना, ये सब भी केतु दिखाता है। अब अगर केतु कर्क में है तो वैसे तो ये कोई बहुत अच्छी पोजीशन है नहीं, क्योंकि कर्क राशि इमोशंस को इंडिकेट करती है और वहाँ पर डिटैचमेंट वाला प्लैनेट बैठा है। तो ये बंदा तो घर में रहकर भी घर वालों से बात कम करता हो, अपने काम से काम रखता हो, घर वालों को सपोर्ट पूरा कर रहा है, लेकिन इन्वॉल्व होने का जो होता नहीं है कि हर डिसीजन में इन्वॉल्व होना है, मैंने लेना है, उस तरह के ट्रेट इनमें देखने को कम मिलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं आप बताइए करना क्या है परिवार वालों से, और उसके बाद वहाँ पर आकर अपनी तरफ से जो श्रम किया जा सकता है, जो सपोर्ट किया जा सकता है, वो कर देते हैं।
अब इनकी कुंडली में बृहस्पति महाराज आ रहे हैं, एक आध्यात्म के ग्रह के ऊपर से दूसरा आध्यात्म का ग्रह गुजरेगा, वो भी उच्च होके, तो ये बहुत बढ़िया योग है। हो सकता है ये जो गोचर आने वाला है ये बाहरी रूप से कोई बहुत ज़्यादा फ्लैशी ना हो कि भाई बहुत सैलरी बढ़ गई, बहुत तनख्वाह बढ़ गई, या बहुत शादी संतान वगैरह हो गई, जैसे कई लग्नों के लिए और कई प्लैनेट के लिए मैंने बोला। लेकिन केतु क्योंकि आपके इनर सेल्फ को इंडिकेट करता है, आपका अंदर से बदलाव, ये उसका सूचक है। ये किस लिए अच्छा है भैया? अगर आप मंत्र साधना करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने गुरु धारण किए हुए हैं, उनके प्रति आपकी आसक्ति है, रुझान है, वहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। आप ज्योतिष में हैं, आप तंत्र में हैं, आप मंत्र में हैं, इस तरफ आपकी रुचि है, तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा और ज़्यादा ग्रिप बनेगी सब्जेक्ट के ऊपर। साथ ही साथ जो बेवजह के रिश्ते हैं उनसे आप कटेंगे, हटेंगे कि भैया क्या है, इस रिलेशन में कुछ रखा नहीं है तो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करो। तो जो रिश्ते ऐसे हैं जो कि बोझ की तरह आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं, वो रिश्ते इस अवधि में कटने और उससे अलग होने के योग बनते हैं। लेकिन ये जो मैंने कटने की लाइन बोली, इसके साथ कुछ और चीज़ें भी जुड़ी हैं। देखिए, इमोशनल डिटैचमेंट अगर आप में बढ़ जाएगी तो परिवार वाले तो यही कहेंगे ये बच्चा हाथ से गया, या ये व्यक्ति या ये मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ काफ़ी अलग अलग रहती है। तो ये पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। दूसरा, पर्पसलेस होने की कि देखिए, राहु क्या है कि दुनिया में अपनी वर्थ बना के रखनी है, मेरी वैल्यू हो, मुझे लोग पूछे, मुझसे सलाह लें। केतु वैसा प्लैनेट ऑलरेडी नहीं है, गुरु उसके ऊपर से जा रहा है। तो ना बाहरी रूप से दिख सकता है कि आपसे कोई ज़्यादा पूछ नहीं रहा है, आपसे तो कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। अगर आपकी कुंडली में लग्न ऐसा है जहाँ पर आपको बातचीत करना, लोगों के बीच में पैठ बनाना अच्छा लगता है, तो इस अवधि में आपको लगेगा कि आपकी वैल्यू कम हो रही है, वो एक कमी दिखती है। दूसरा, मैंने अभी शुरुआत में कहा, इनर वुंड्स, अंदर जो छुपे हुए ज़ख्म हैं वो इससे देखे जाते हैं। अब अगर वो ज़ख्म हील हो रहे हैं, जो कि गुरु करता है, तो पहले हील होने के लिए उनको थोड़ा हरा किया जाता है, उस पर मलहम लगाई जाती है, फिर वो ठीक होते हैं। तो इस अवधि में मैंने क्या देखा है कि व्यक्ति जल्दी रो पड़ता है, जल्दी द्रवित हो जाता है और जल्दी संभल भी जाता है। कहने का मतलब ये है, इस अवधि में टूट के नए बनने वाला योग बनेगा। तो जो पुरानी बुरी चीज़ें साथ साथ चल रही थी, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई और मन पे बोझ हो, वो आपका दूर हो जाएगा इस अवधि में। उस आधार पर ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। बस ऐसे मैंने कहा, पारिवारिक रूप से देखें तो इस गोचर को हम ज़्यादा शुभ नहीं कह सकते, स्पेशली रिश्ते निभाने वाले जो परिवार है उसमें, तो वहाँ पर वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं दिखती है। बाकी ओवरऑल ये गोचर आपके लिए भी शुभ दिखता है। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात और समझ लीजिए। देखिए, हमने जो बात की, हमने कहा कि भाई ग्रह यहाँ बैठा है कर्क में, उसके नैसर्गिक गुण ये हैं, अब गुरु उसके ऊपर से आएगा तो ऐसा प्रभाव देगा, जो कि बिल्कुल सही है, ऐसे ही देखना चाहिए। लेकिन इसके अलावा उस ग्रह के पास एक और रिजल्ट होता है देने के लिए, उसकी लॉर्डशिप का। अब जैसे मैंने कहा कि कर्क में मान लीजिए सूर्य ले लेते हैं, सूर्य कर्क में है, उसके ऊपर से आज का गुरु गोचर कर रहा है। अब अगर मकर लगन है तो सप्तम में बैठेगा वो सूर्य और वो अष्टमेश होकर बैठेगा। तो अगर गुरु उसके ऊपर से गोचर कर रहा है तो 8वें भाव को भी एक्टिवेट करेगा। ठीक है। अब यही गुरु अगर धनु लगन है या कोई और लगन ले लेते हैं, कर्क लगन ले लेते हैं, कर्क लगन में ही लगन में सूर्य बैठा और गुरु उसके ऊपर से गुजरे, तो जो हमने फलित किया वो तो है अपनी जगह पर साथ साथ वो धनेश बनेगा, सेकंड लॉर्ड बनेगा सूर्य, तो उस घर को भी एक्टिवेट करेगा। अब इसको बगैर देखे फलित करना सही नहीं है, वो भी आप जोड़ लेना। वो मैं यहाँ पर इसलिए नहीं जोड़ रहा हूँ, फिर तो हर लगन के लिए हमें अलग वीडियो बनाना पड़ेगा कि भैया मेष लगन के लिए अगर यहाँ ये ग्रह बैठा है फिर गुरु का गोचर आया है तो क्या फलित होगा। ऐसे तो ये वीडियो की सीरीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और ज्योतिष में यही आनंद की बात है क्या कि कभी भी आपको बोर नहीं होने देता। हर कुंडली में हर अलग अलग भांति भांति के लोग, वही योग को देखने का तरीका बदलना पड़ता है क्योंकि वो भावाधिपति बदल गए हैं। तो वो आपको ये सब्जेक्ट का ब्यूटी कह सकते हैं आप, ये है। तो इसको दिमाग में रखिएगा कि वो जिस ग्रह के ऊपर से गुजर रहा है वो कहाँ का स्वामी है।
इसके साथ साथ वो ग्रह, जब मैंने कहा भी पहले कि जन्म कुंडली में पीड़ित है या नहीं, इसको भी देखना होता है जन्म कुंडली में। और दूसरा, वो कहाँ किन भावों पर दृष्टि दे रहा है। जब मैं शायद शनि के बारे में बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि शनि जिन भावों को देख रहा है, जब गुरु उसके ऊपर से गोचर करेगा तो उन भावों का भी फायदा होगा, वहाँ रुके हुए काम बनेंगे, यानी उन ग्रहों की दृष्टियाँ भी ली जाती। तो आप इसको ये सोचिए कि एक पार्ट है ओवरऑल ट्रांजिट का, और मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से मैंने बताया। ज़रूर बताना आपको अच्छा लगा कि नहीं, क्योंकि ऐसे वीडियो हम नॉर्मली बनाते नहीं हैं, और ये तो मैंने पहली बार ही ट्राई किया है बनाने के लिए। क्लास में तो हम पढ़ा देते हैं, लेकिन लगता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो इस पर कंटेंट क्यों बनाया जाए, क्योंकि हर कुंडली के लिए गोचर को अलग तरीके से देखा जाएगा। वही जो मैंने आपसे कहा, लॉर्डशिप है, नवांश कुंडली में कहा गया, ये सब है, तो फिर इस वीडियो का फ़ायदा क्या। पर मैंने ये देखा है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनके जब मैसेज आते हैं ना कि सर लास्ट टाइम वाला जो हमारा था हमारे बड़े काम आया, बहुत अच्छा लगा, आप इस बार भी वो प्लीज़ करिएगा, तो लगता है कि नहीं, कहीं तो किसी का तो फ़ायदा हो रहा है और हमारा जा क्या रहा है, तो इसको ज़रूर बनाना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम गोचर वाले वीडियो और बनाएं। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्योतिष से जुड़ी और अधिक जानकारी, ज्योतिष विद्या के कैसे सीखा जाए, क्या क्या उसमें टॉपिक्स होते हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाए, वो सब इस तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। ये तो केवल शुरुआत है, आगे की समझ के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो आपके लिए और उपयोगी रहेंगे। उन्हें देखें और नियमित रूप से ज्योतिष सीखते रहें। सब्सक्राइब करके इस ज्ञान को आप निरंतर प्राप्त करते रहें।